शिक्षक संकुल उन्मुखीकरण कार्यशाला न्याय पंचायत सुहवल शिक्षा क्षेत्र रेतीपुर गाजीपुर में विद्वान गुरुओं का हुआ जमावड़ा। युवराजपुर विद्यालय में गुरुओं ने रखी अपनी बातें और यहाँ पर बताया बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में, कैसे हम लोग कर रहे हैं तैयार। विद्वान गुरुओं ने बताया बारीकी से, और ये रेतीपुर ब्लॉक के लिए सबसे खास वीडियो। क्या बोले अतिश्रेष्ठ गुरुजन, देखें पूरा वीडियो। सर, युवराजपुर में संकुल शिक्षक बैठक का आयोजन था, आप उसके बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, शासन की मंशा ये है कि हम दिसंबर 2023 तक अपने 1 से 3 के बच्चों को पूरी तरह से निपुण बना देंगे। निपुण का मतलब ये कि जो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है उसको प्राप्त कर ले बच्चे, इस सरकार का लक्ष्य है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर बच्चों को निपुण बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि हम शिक्षक संकुलों की बैठक महीने में एक बार अवश्य करते हैं, एक निर्धारित एजेंडा के साथ। वो भी एजेंडा डीजी साहब के द्वारा, जो आदरणीय विजय किरण आनंद जी हैं, उनके द्वारा वहां से भेजा जाता है और उसी एजेंडा पर हम लोग यहाँ पे बैठक करते हैं। और उसका भी निर्धारित समय है, निर्धारित तिथि और समय होता है। यह बैठक विद्यालय बंद होने के यानी 3 बजे के बाद और 5 बजे तक के बीच में होता है। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रमोल में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ और संकुल शिक्षक सुहवल का क्षेत्र का मैं नोडल संकुल शिक्षक हूँ। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, प्राथमिक विद्यालय युवराजपुर में अंग्रेजी माध्यम का आपका ये विद्यालय है, लगातार आपने बेहतरीन कार्य किए हैं, यहाँ पे सफल आयोजन आपने किए हैं। मैं चाहूँगा जो भी अध्यापक यहाँ पे थी और भी जो लोग थे उनको क्या संदेश देंगे और इसके बारे में आप अवगत कराएं। सर, रोटेशन के तौर पे 16 विद्यालय संकुल क्षेत्र में हैं, जिसमें से युवराजपुर का इस बार स्थान था और सबको शासन की मंशा के अनुरूप दिसंबर तक जो है अपने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तक के बच्चों को एक निर्धारित दक्षता जो निर्धारित है भाषा और गणित की, उसमें निपुण बनाना है। उसी के क्रम में आज प्राथमिक विद्यालय युवराजपुर पर संकुल बैठक आयोजित की गई। हमारे संकुल में लगभग 86 हैं, अधिकाधिक लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। और चूंकि आज जिलाधिकारी स्तर तक जो है वहाँ बीएलओ की मीटिंग थी, सुपरवाइजर की थी, इस वजह से कुछ लोग नहीं रहे हैं। कुछ लोग सीसीएल मेटर्निटी ऐसे करके छुट्टियों पे भी कुछ लोग रहे हैं, मजबूरी वजह से कुछ बीमार लोग हैं। बहुत सफल आयोजन रहा है। सबने जो है सबको एक निर्धारित पाठ्यक्रम जो निर्धारित था, पाठ्यक्रम निर्धारित थी, उस पर उनको जो है पहले से पूर्व निर्धारित जो है योजना बना करके लाने को कहा गया था। सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों को कितना आता है, क्या जानते हैं। इससे पहले जैसे आपने टॉपिक दिया परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने से पहले की क्लास में मैं उनको प्रकाश पढ़ा चुकी हूँ, तो हमें उनका पूर्व ज्ञान चेक करना होता है। पहले जाते जाते तो हमारे माइंड में ये रहता है कि जो हमने उनको पहले बताया है वो बातें उनको याद है या नहीं याद है। शिक्षण योजना का मेन मोटिव तो यही है कि हमें उनका पूर्व ज्ञान चेक करना है कि जो हमने उन्हें बताया वो उन्हें याद है नहीं है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चनिंग करेंगे कि नहीं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है तो हम उनको पहले पूछेंगे कि प्रकाश क्या है, ये मतलब किस स्रोतों से मिलता है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है या जो भी है, तो वो पहले हम उनका पूर्व ज्ञान चेक करते हैं। उसके बाद हम जैसे आएंगे तो उनको पूछेंगे कि उस प्रकाश का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो वो चीजें हम उनको पहले उनका पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। वो एक तरह से प्रश्नोत्तर विधि कह सकते हैं। उसके बाद जैसे है तो हमें पता चल गया कि ये उनका पूर्व ज्ञान इतना है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो डायरेक्ट टॉपिक पे ना आके उनको आसपास की चीजों से जोड़ते हुए, जैसे कि परावर्तन तो जब भी प्रकाश का होगा तो किसी न किसी दर्पण से, समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो हमें उनको उनके आसपास जो चीजें अवेलेबल है उससे सिखाना है। तो जैसे अगर हमें समतल दर्पण की बात करनी है तो हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि घर में जो हम शीशा रोज देखते हैं वो एक समतल दर्पण ही है। तो उस तरह वो समझेंगे कि नहीं, हाँ ये समतल दर्पण है। फिर हम उनको बताएंगे कि उसमें हमारा चित्र कैसा दिखाई देता है, वो सीधा है, कैसा है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब चीजें। उसके बाद अगर हमें उत्तल अवतल दर्पण समझाना है तो जैसे घर में हमारे ये चम्मच है, तो हम इसमें उनको ये बता सकते हैं कि ये जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण है और ये जो धसा हुआ भाग है वो अवतल दर्पण है। बहुत ज्यादा डिटेल में सर नहीं जाऊंगी, बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हम उनको समझा सकते हैं कि अगर इसमें हम अपना फेस देखेंगे, चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो बच्चा अपना खुद ब खुद आंसर करेगा कि नहीं
मैम इसमें उल्टा दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं तो सीधा दिख रहा है, इसमें बड़ा दिख रहा है, इसमें दूर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो हमको जो भी सर पढ़ाना है तो वो उसको हम या तो क्वेश्चनिंग विधि करें। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, दीक्षा ऐप पे बहुत सारी वीडियो हैं। अगर हम उनको समझाने में असमर्थ रहते हैं तो वो वीडियो दिखा के भी उनको समझा सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कि बच्चे थोड़ा टीवी और मोबाइल इन सब चीजों से ज्यादा कनेक्टेड है, तो उनको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इससे ज्यादा डिटेल में सर अब मैं नहीं जाऊंगी। धन्यवाद। निश्चित रूप से आकृतियों के बारे में बताना था कक्षा 3 में। तो द्विविमी के लिए हमने पहले गणित की उपयोग किया था। उसमें कई टाइल्स हमारी है, जैसे वृत्ताकार है, चतुर्भुज के आकार की है, त्रिभुज के आकार की है। तो इसमें एक खामी ये आ गई थी कि त्रिविमी जब हमने बताया तो उसमें कहा कि लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी होगी, वो जगह भी घेरेगी। जैसे हमने जो मॉडल बनाया था ये घन का है मान लीजिए, तो ये लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी रखता है ना। तो लड़कों ने कहा कि टाइल्स में सर मोटाई है थोड़ी सी, त्रिभुज बता रहे हैं, लेकिन त्रिभुज में क्या है थोड़ी सी कमी ये आ गई कि इसमें मोटाई है, और मोटाई के चलते ये द्विविमी में हम नहीं कर सकते इसको। हमने उसकी बात को बिल्कुल सही कहा। अब वृत्त के लिए अब जैसे हम चलते हैं तो हमने पेपर का इस्तेमाल किया। इसकी मोटाई लड़का नहीं नाप सकता है। वृत्त में द्विविमीय आकृति में इसकी मोटाई नहीं नापी जा सकती है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 विमाएं हों। जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है त्रिभुज है, फिर इसके बाद वर्ग है, 4 जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग हो गया। फिर आयत, ये समलंब चतुर्भुज है जिसकी 2 भुजाएं समानांतर हो, ये समलंब चतुर्भुज का उदाहरण दे सकते हो उसे। आयत के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा भी लड़का बहुत सी चीजें त्रिविमीय आकृति देखता है। जैसे आइसक्रीम खाता है तो आइसक्रीम का कोण किस तरह का होता है, शंकु के आकार का होता है। किस तरह शंकु के आकार का ऐसे करके खाता है ना। आइसक्रीम सॉफ्टी वाली जो आती है इस तरह से होती है, उसको हम इस तरह से खाते हैं। और ये माचिस की डिबिया घनाभ के आकार की होती है, घनाभ के आकार की हो गया। बेलन घर में जो उपयोग किया जाता है, बेलन सिलेंडरिकल आकार, सिलेंडर का भी आकार बेलनाकार ही होता है। ये सब त्रिविमीय आकृति हो गए जो वो अपने आप देख सकता है। इसके अलावा गोली भी लड़का खेलता है, गोली भी तो खेलता है। गोली उसके नहीं कर पा रहा है ना, ये उसके सामने समस्या है त्रिविमीय द्विविमीय आकृति में। नहीं सर, ठीक। तो ये उसके सामने जो समस्या आ रही है, इसको समस्या को दूर करने के लिए उसको गोली और वृत्त दोनों संग संग दिखा दिए जाए, ताकि देखो बेटा इस गोले में क्या है, थोड़ी मोटाई भी है। गेंद लेगा इससे बड़ी आकृति होगी। गोली तो खेलता है वो आराम से समझ जाएगा, गोली सर बता रहे थे बहुत अच्छी चीज है। और गेंद भी वो खेलता है, क्रिकेट की गेंद और वृत्त दोनों में डिफरेंस वो समझ सकता है। अगर चित्र बनाएगा गेंद का तो वो वृत्त की तरह ही बनेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि वृत्त बना है कि क्या कहते हैं कि गेंद का चित्र बना है। तो ये दोनों चीजें हम क्या कर सकते हैं, उसको एक साथ दिखाकर द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति के बारे में उसको अच्छे से पहचान करा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये बड़ा बनाया जाए तो उसमें अगर स्पष्ट कर दिया जाए पहले से, बच्चे के सामने अवधारणा आधार, कर्ण और लंब की नहीं रहती है। आधार, कर्ण और लंब किसे कहते हैं, वो ये नहीं समझ जाता कि दिखा सकते हैं। इसमें जो है 6 भुजाएं हैं, इसमें भी 6 भुजाएं हैं। भले छोटा है या बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, देखने में एक जैसी है तो समरूप है। उसी प्रकार से और भी कई सारी आकृतियां हैं। अब ये है, अब कलर अलग है, साइज अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखने में वृत्त जैसा है तो समरूप है। अब इसके आधार पर था अगला इसी में टॉपिक, उसको क्रम से लगा पाते हैं। तो वैसे ही कई सारी आकृतियों को हम रैंडमली उनके सामने रख देंगे, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बढ़ते या घटते क्रम में बच्चे लगाएंगे। इसके अलावा एक चीज और सिखा सकते हैं, जैसे एक ये वृत्त है, गुलाबी रंग का है या नीला रंग का है। इसके बाद एक दूसरा गुलाबी रंग का रख देंगे, नीला रंग का रख देंगे, पूछ सकते हैं अगला कौन सा रंग का आएगा। पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, 2-2 का, 3-3 का अंतर करके इस प्रकार से आकृतियों से परिचित कराते हैं और इस मुद्दे को जो है बताते हैं। धन्यवाद। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम वो आराम से कर लेता है। एक दूसरा तरीका था कि हमने 10-10 का डिफरेंस बना रखा था, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर या ग्राम में या लीटर में, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर में, जिसमें 10-10 का डिफरेंस करके भी उसको समझाया जा सकता है। ये थी मापन इकाई का एक यंत्र के रूप में TLM। दूसरा था इधर से
मापन की प्रणाली जो है अलग अलग जो किलोग्राम, मीटर, लीटर और जो मापन में इकाइयाँ यूज होती हैं उनके जो मात्रक होते हैं, जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें मैंने अलग अलग साइज के जो बॉट होते हैं उसने बना रखा है। लंबाई के लिए जो नॉर्मली यूज करते हैं स्केल बच्चे, उनको मैंने दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो समझ जाएंगे। समय के लिए मैंने सूर्य और घड़ी बना रखी है। सबसे पहले जब घड़ी नहीं थी तो समय का निर्धारण कैसे होता था, वो अधिकतर सूर्य को और रात के समय चंद्रमा को चूड़ी पहनते या कंगन पहनते देखे होंगे, तो बताया गया, तो बच्चे बहुत सरल भाषा में समझ गए कि हाँ सर वृत्त क्या होता है और वृत्त का केंद्र बिंदु क्या होती है, कहाँ से, उसके बाद प्रकार और पेंसिल की सहायता से वृत्त बना के बताया गया कि केंद्र बिंदु क्या होती है। इसी तरह से आयत के बारे में कि आयत की दोनों आमने सामने की ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ऊपर वाली 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। आमने सामने की अगर 3 सेंटीमीटर तो सामने की भी 3 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से वर्ग में बताया गया कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से सरल भाषा में जैसे कि बताया गया कि कॉपी और किताब अगर देखा जाए तो ये आयत के शेप में है, तो बच्चे समझ गए कि हाँ आयत के शेप में है। त्रिभुज के शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, एक ही बिंदु पे कट करती हैं। तो बच्चे को समझाएंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं बच्चों जिस बिंदु पे काटती हैं उस संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, आगे बोलो। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसका फुल फॉर्म क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम में छोटी, सबसे छोटी लघुत्तम, सबसे छोटी। तो बच्चों को लघुत्तम समापवर्त पढ़ाने के पहले हमको अपवर्त के बारे में बताना पड़ेगा कि अपवर्त क्या है। बढ़ जाइए। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चे को अपवर्त के बारे में। जैसे 2 संख्याएं हम ले लेते हैं, छोटी संख्या